नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बिहार आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। दरभंगा ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की टीम रोज खुलासे दर खुलासे कर रही है। ब्लास्ट में इंडियन मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि होने के बाद पाकिस्तान से इसके तार सीधे जुड़ गए हैं। 27 अक्टूबर 2013 से पहले तक बिहार में आतंकवाद की घटनाएं देखने या सुनने में नहीं आती थी। फिर अचानक ये कैसे आतंकवाद का ठिकाना बन गया और कैसे बिहार में लगभग हर कोने में आतंकियों के स्लीपर सेल बन गए, कैसे एक के बाद एक यहां धमाके होते जा रहे हैं। क्या बिहार आतंकियों के निशाने पर है या सिर्फ बिहार ठिकाना है और यहां से देश को दहलाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। बांका, अररिया, सिवान, दरभंगा, एक के बाद एक हो रही आतंकी घटनाएं दर्जनों सवाल खड़े कर रहा है। कौन है जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा है और कैसे होगी स्लीपर सेल की पहचान, कैसे कसा जाएगा इन पर नकेल। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ताओं के साथ साथ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले एक देखते हैं इस विस्फोट पे रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार की धरती पर पाकिस्तान का बारूद, मुंबई ब्लास्ट के तर्ज पर दहलाने की थी नापाक साजिश। बिहार के दरभंगा में 17 जून को हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच में साफ हो गया है कि इन धमाकों के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े हैं। एनआईए ये तलाशने में जुटा है कि आखिर लश्कर की क्या प्लानिंग थी। दरअसल जांच के दौरान हैदराबाद से एनआईए ने 2 जिहादी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार किया था। इन्हें पहले गुरुवार को पटना में एनआईए की कोर्ट में पेश करने का प्लान था, लेकिन शुक्रवार को इन्हें कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों जिहादी सगे भाई हैं, जो यूपी के शामली जिले के रहने वाले हैं। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान में बस चुके आईएसआई हैंडलर इकबाल काना से संपर्क किया था, जो यूपी के शामली का मूल निवासी है। इकबाल काना ने ही भारत में आतंक फैलाने के इमरान और नासिर को काम पर लगाया था, जो हैदराबाद में कपड़े बेचने का काम करते थे। इकबाल ने शामली के सलीम को 1,60,000 रुपए हवाला के जरिए भेजे थे। सलीम पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है और उसने ही इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था। इकबाल ने पाकिस्तान से इमरान को लिक्विड बम बनाने का वीडियो भी भेजा, जिसे देखकर ही बम बनाया गया था। उस पार्सल बम को इमरान और नासिर ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से पटना भेजने के लिए बुक किया था। इतना ही नहीं, इन दोनों जिहादियों ने पार्सल बम का फोटो खींचकर इकबाल के नंबर पर वापस भेजा था, जो बताने के लिए काफी था कि काम हो गया है। तो इस तरह इन धमाकों का पाकिस्तान का कनेक्शन साफ हो गया। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को धमाका हुआ था। इसमें ट्रेन के पार्सल वैन से भंडार स्थल कर कपड़ों का बंडल ले जाते समय धमाका हुआ था। ये पार्सल सिकंदराबाद से आने वाली ट्रेन से आया था। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और केवल ब्लास्ट की नहीं है, केवल दरभंगा में हुए ब्लास्ट की बात नहीं है, बल्कि किस तरीके से बिहार को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से और किस तरीके से यहां पर स्लीपर सेल को डेवलप किया जा रहा है, एक्टिव किया जा रहा है और यहां से जो तार हैं आतंकियों के वो पाकिस्तान तक जा रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, डीजीपी हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी हैं और लंबा अनुभव है इस तरीके के मामलों को देखने का और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इस तरीके की घटनाओं की जांच भी की है। मैं सबसे पहले सवाल की शुरुआत जो है गुप्तेश्वर पांडे जी मैं आपसे करना चाहूँगा और रामसागर जी आप भी सुन रहे होंगे, मैं इसके बाद जवाब मैं लूँगा फिर आपसे। पांडे जी, जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं और जैसा कि है कि 2013 के पहले बिहार में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन 2013 में जब हुंकार रैली चल रही थी मोदी की गांधी मैदान में, वहाँ पर लगातार ब्लास्ट हुए थे, अब हड़कंप मचा था। उसके पहले जो है बोधगया में भी ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद से लोगों का ध्यान गया कि भाई यहाँ भी आतंकी हमले हो सकते हैं और उस जांच के दौरान भी ये पता चला था कि यहाँ के स्लीपर सेल जो हैं, जो बिहार में पहले से एक्टिव थे, उनका इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं के
संबंध से और उन्हीं की सहायता से ये विस्फोट कराए गए थे। हाल के दिनों में जो ये विस्फोट हुए हैं, दरभंगा को अगर आप छोड़ दें तो जो बांका में हुआ, जो सिवान में हुआ, जो अररिया में हुआ, क्या आपको लगता है कि यहाँ के तार जो हैं पाकिस्तान या दूसरे जो आतंकी एजेंसियां हैं वो बिहार को निशाना नहीं बना करके बिहार को ठिकाना बना रही है ताकि यहाँ से पूरे देश को दहलाया जा सके? गुप्तेश्वर पांडे जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत दिनों से मैं सक्रिय पुलिसिंग में नहीं हूं और इस विषय में मेरा कोई प्रवेश नहीं है। हाल की घटनाओं के बारे में मुझे बहुत डिटेल जानकारी नहीं है जी। समाचार में इधर हाल में घटनाएं उसके बारे में मेरी जानकारी जी एकदम छिछले स्तर की जानकारी। राष्ट्र के नाम पर और राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर कतई कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो जो भी हो, अगर इस तरह की कोई गतिविधि में शामिल है, जो यहाँ आतंक फैलाना चाहते हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं, जो इस तरह के उपद्रव और हंगामे और करके दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को कुचलना चाहिए और इसके लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। मुल्क हमारा एक है, हम जो भी हों, लेकिन मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हमारी शांति के साथ जो खिलवाड़ करेगा, समाज को बांटने का जो काम करेगा और यहाँ पर दंगा फसाद और बम और पटाखे का और विदेशी ताकतों के साथ और उग्रवादियों आतंकवादियों के साथ मिलकर के मुल्क को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, सच्चा कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बारे में मेरी बहुत ही स्पष्ट राय है, उसको कुचल देना चाहिए पूरी ताकत के साथ। मैं इतना ही कहूंगा। जी मैं आपके अनुभव से मैं आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं आप जब सर्विस में थे तो इस तरह की घटनाएं आपके सामने भी आती है और मैं खुद भी गवाह रहा हूँ कि जब आप नक्सलियों के खिलाफ आपने जो मुठभेड़, जो बंजरिया में जो मुठभेड़ हुआ था उसका आप लीड कर रहे थे, मैं भी आपके साथ में था वहाँ पे। तो इस तरह की घटनाओं को आप लगातार देखते रहे हैं, उसको टैकल करते आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्लीपर सेल, जो कि आज पता नहीं चलता है कि आपके बगल वाला आपका जो पड़ोसी, जो कल तक आप जिसको चचा चचा कहते थे, वो बाद में आतंकी निकल जाते, इसकी पहचान करने के लिए क्या बिहार सरकार या बिहार पुलिस के पास कोई मैकेनिज्म है या आपने कोई इस तरीके का कोई मैकेनिज्म अपनाया या आपने कोई इस तरीके का काम किया था कि इन स्लीपर सेल को पहचाना जा सके? क्योंकि असली खतरा तो इन स्लीपर सेल से ही है कि जिनके साथ अब उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 2 दिन के बाद पता चलता है, साल भर के बाद पता चलता है कि ये तो आतंकी थे और इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इससे किस तरीके से बचा जाए? आप जैसे बोल रहे थे, बीच में कुछ आवाज आ रही थी जिसके चलते मैं पूरी बात सुन नहीं सका, लेकिन मैं बात आपकी समझ गया हूँ, सवाल आपका समझ गया हूँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर हमारे यहाँ एक उसके लिए विशेष रूप से निपटने के लिए हमारे पास उसका एटीएस है और एटीएस में मुझे पूरी तरह से बहुत प्रशासन की बातें हैं, बहुत गोपनीय बातें हैं, गंभीर बातें हैं। मैं सेवा में हूं तब भी, सेवा में नहीं हुई तब भी, अपने सूबे के हित में, राष्ट्र के हित में, देश के हित में सारी बातों को मैं खोल करके बोल नहीं सकता, क्योंकि इसको बोलने से, खोलने से और खोल से बोलने से उन असामाजिक तत्वों को, उन आतंकवादियों को मदद मिल जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि पुलिस क्या क्या कैसे कैसे कर रही है। तो वो चीजें, मैं स्ट्रेटजी वाली चीजें मैं बता नहीं सकता, लेकिन संकेत यही कर रहा हूं कि मैं जब भी प्रदेश में मैं डीजीपी था तो ये एटीएस ऐसे कई 100 लोगों, अगर मुझे संख्या ठीक से याद हो तो वो भी नहीं बताया, ठोस जानकारी थी कि कहां कहां कौन कौन संदिग्ध लोग हैं जिनकी बाहर तक शक्तियों से हाथ हैं और संपर्क रहते हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस कर रही थी एटीएस और ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रख रही थी। तो इसी चीज को अगर बहुत गंभीरता से, वो सारे तंत्र हैं, वो सारे जंत्र भी हैं, हमारे बिहार के सारे पदाधिकारी उस मामले में अलर्ट भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एटीएस अभी भी इस पर कर रही होगी। आईए के साथ मिलकर के उनका मुस्तैदी से इस पर काम किया जाए तो ऐसी ताकतों को 6 महीना, साल भर के अंदर पूरी तरह से उखाड़ कर फेंका जा सकता है, क्योंकि अधिकांश ऐसे लोग
बिल्कुल, आपकी आवाज़ लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, शायद इसकी वजह से आपकी आवाज़ कुछ आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप नेटवर्क का शायद कुछ समस्या है, इसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अगर रामसागर जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये लगातार विस्फोट हो रहे हैं और लगातार बिहार को निशाना बनाया जा रहा है, स्लीपर सेल जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि कोई बिना स्थानीय सहयोग के इस तरीके की चीज़ें डेवलप नहीं की जा सकती? क्या ये सरकार की नाकामी है कि सरकार इस तरीके की चीज़ों को पहचान नहीं पाई? क्या सरकार को जिस स्तर पे काम करना चाहिए था, कि आपको लगता है कि बिहार में वो चीज़ें नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये चीज़ें जो आतंकी हैं, चाहे जो देश के हित के बारे में नहीं सोचते, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं, उन्होंने बिहार को चुना है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह वहाँ पर प्रशासन की नाकामयाबी भी है। मुकेश जी, मैं आपको पीछे इतिहास में ले जाना चाहूंगा। आप देश जब आजाद हुआ था उस समय ही इसका नींव डाल दिया गया था, क्योंकि उस समय जनसंख्या के आधार पर हुआ था, वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो अगर पूरा का पूरा उस जनसंख्या को वहां भेज दिया जाता तब ये बात नहीं होती। जो पार्टी मुस्लिम लीग उस बंटवारे का नींव रखा था, वो उस समय ये नींव भी रख दिया था कि कुछ आबादी को यहाँ छोड़ करके गजबाए हिंद का निर्माण करने का उस समय ही यहाँ बुनियाद रखे थे। और दूसरा, जब आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया और जो अंबेडकर जी का जो संविधान था जिसमें पंथ निरपेक्ष शब्द रखा गया था, और उसको इंदिरा गांधी ने उस पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्म निरपेक्ष में बदल कर करके वहीं पर धर्म निरपेक्षता का नाम लेकर के सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया था। और उस समय से ही लगातार इस तरह की बातें यहां जड़ जमाती रही है। और जब आप बिहार को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ उग्रवादी और आतंकवादी दोनों 14 से पहले भी जब जिक्र किए हैं तो दोनों हाथ मिला चुके थे, नेपाल में शासन में आ चुके थे लोग। और अभी आप देखेंगे कि दरभंगा में जो उसी से निकला हुआ एक माले दल है, माले के विधायक जाकर के वहां दरभंगा में उसके सपोर्ट में उतरे थे, वो उसके सपोर्ट में जाकर के बात कर रहे थे। तो यहां तो अपने लोग भी, और जब वहां दरभंगा की बात करेंगे तो मैं पीछे 12 में शकील उजमा हमारे साथ, जो कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय सचिव थे, मेरे साथ डिबेट में थे, तो मैं उनसे भी कहा था कि एक स्टेट होम मिनिस्टर थे जो दरभंगा के मधुबनी के रहने वाले थे, मैं जांच का मांग किया था कि नाम तो बताइए, नाम बोलने से क्यों डर रहे हैं? नाम तो बताइए। डॉक्टर शकील थे। हाँ तो डॉक्टर नाम क्यों नहीं बताया जाएगा? जो है वो है। मैंने जांच का डिमांड किया था कि कहीं स्लीपर सेल से उनका तो संबंध नहीं है, कहीं उनसे तो सहयोग नहीं मिल रहा है। राजेश जी, आप यदि सुन रहे हैं डॉक्टर रामसागर को, तो इनका इल्जाम है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जिम्मेदार है। खासतौर पे बिहार में जो चीज़ें हो रही हैं, डॉक्टर शकील अहमद पर कह रहे हैं कि इनका संरक्षण कहीं ना कहीं इन स्लीपर सेल को मिलता है और कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाने में राजनीतिक शक्तियां काम करती हैं। राजेश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज की लगता है मौसम की खराबी की वजह से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है हमें। डॉक्टर रामसागर, यदि आप सुन रहे हैं तो आप जितनी बातें आपने कही है उसके मुताबिक। जी रामसागर जी, राजेश मैं एक शंका जाहिर किया था और जांच की मांग करी थी आपने। जांच का मांग किया। सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए हमने जांच का डिमांड किया था। जी राजेश जी, शंका के आधार पर हमने जांच का डिमांड किया था। जी राजेश जी, आवाज मिल रही है क्या? राजेश जी, आवाज क्या मिल रही है आपको? राजेश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? कांग्रेस उसको समर्थन नहीं कर रहा है। जब सोनिया जी को, जब डॉक्टर इंस्पेक्टर महेश शर्मा के
नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। अगर आपकी बात को मैं सही भी मान लूं डॉक्टर राम सागर, मैं आपकी बात को अगर सही भी मान लूं, आंसू निकलते हैं। डॉक्टर राम सागर जी, अगर मैं आपकी बात को सही भी मान लूं, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर राम सागर, यदि मैं आपकी बात को सही भी मान लूं तो पर भी इसलिए हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना कि इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, इसके लिए कांग्रेस है, इसके लिए भारत का बंटवारा है और गजवाए हिंद का एजेंडा है। अभी जो हो रहा है, नहीं अभी जो हो रहा है ये तो आपकी सरकार में हो रहा है ना, एनडीए की सरकार है, वहां पे आपके मुख्यमंत्री है, वहां पे नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री हैं और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तो रोकेगा कौन इसे? लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ये ऐसे स्टेब्लिश नहीं हो गया कि ये इसका पाकिस्तान से कनेक्शन था। 12 में जो ये 2 लोगों का नाम आया है वो 12 में ही पाकिस्तान गए थे और वहां ट्रेनिंग लिए थे, ट्रेनिंग लेकर के आए थे। हमारी जब से सरकार बनी है तब से आतंकवादियों पर नकेल कसा गया है और आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है और जहां कहीं ये कोशिश करते हैं ये पकड़े जाते हैं। ये चाहे जहन्नुम में है या 72 हुरों के बीच भी होंगे, वहां से भी इनको खींच करके सलाखों के पीछे लाया जाएगा। आप राम सागर जी कह रहे हैं कि आपके आने के बाद से आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें, नहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो आतंकवाद की शुरुआत ही 2013 के बाद, 27 अक्टूबर 2013 के बाद से हुई। आप भी बताइए, आप बिहार के हैं, 13 से पहले कौन सी आतंकी हमले हुए थे बिहार में? कौन सा कोई ब्लास्ट हुआ था? कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था जो आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको याद होगा कि 2013 के पहले कोई इस तरह में ब्लास्ट हुआ था और गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ। तो गांधी मैदान में वही 27 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, 2013 में हुआ था, जब हुंकार रैली के दौरान हुआ था। उसके पहले का इतिहास को भूल जाइए, इसके पहले 10 साल 20 साल पहले तक कोई इस तरीके की आतंकी घटनाएं नहीं हुई थी जिसके तार आतंक से जुड़े हुए थे। 2013 के बाद से ये घटनाएं शुरू हुई हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जी आप इसको नेपाल से भी जोड़ करके देख सकते हैं क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और वहां बैठ करके उसके जो गुर्गे होते थे वहां से बैठ करके भी ऑपरेशन करते थे और आतंकवादी जिससे आज माले निकला है और जिसका आज पार्टनर कांग्रेस, आरजेडी और माले का महागठबंधन है, उसको सहयोग और सहायता मिलता है। इस दरभंगा वाले ब्लास्ट में भी माले के नेता जाकर करके वहां एमएलए जाकर के उनको सहायता पहुंचा रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। राजेश जी, मुझे लगता है अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप बताएं। राजेश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? राजेश राठौर जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी, क्या आवाज मिल रही है? राजेश जी को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि जो भी सवाल आप खड़े कर रहे हैं डॉक्टर राम सागर, इसका जवाब जो है राजेश जी को देना चाहिए, लेकिन राजेश जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूं, आप जो चीज़ें हमें कहनी चाहिए, जो चीज़ें मैं कह रहा हूं वही चीज़ आप भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बिहार से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है, और पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल से लगती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और वहाँ से आतंकी घुसपैठ करके बिहार में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं। ये तो चीज़ें सबको पता है, ये फैक्ट है, लेकिन वो आपके यहाँ नहीं आए और आपके यहाँ किसी घटना को अंजाम नहीं दे, इसकी जिम्मेदारी, रोकने की जिम्मेदारी आपकी है ना, आपके सरकार की है। तो आप इसको ये कह करके नहीं बच सकते ना ये वहां से आ रहे हैं, ये इस कांग्रेस के पहले से थे, ये गजवाए हिंद का इनका अपना एजेंडा, ये तो सबको पता है कि गजवाए हिंद का एजेंडा पूरा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसे रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हमारी जिम्मेदारी है। आप एक चीज और देखेंगे कि इसका कनेक्शन हैदराबाद से भी है, इस ब्लास्ट का कनेक्शन हैदराबाद से है, और ओबीसी जैसे वहां सांप्रदायिक लोग बैठे हुए हैं और ओबीसी बिहार को टारगेट कर करके जो वहां चुनाव में उतरे और उनके 5 एमएलए भी चुने गए हैं। तो आप जब देखेंगे कि इस तरह का बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है और जनता को हम लोग जागरूक कर करके इन बातों को उनके सामने रख कर करके वैसे तत्वों से बचने का आह्वान करेंगे और आगे चल करके मुझे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और ऐसे तत्व मार खाएंगे, मात खाएंगे, जनता इनका मुंह कुचल देगी। जी राजेश जी सुन रहे हैं। राजेश जी, क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है आपके पास जिस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी बिहार में 16 सालों से एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और देश में नरेंद्र मोदी जी 7वें साल में चल रहे हैं। बावजूद इनका खुफिया तंत्र फेल होता है तो ठिठरा दूसरे के माथे पे फोड़ते हैं। पुलवामा में सेना के जवानों की हत्या हो जाती है ब्लास्ट में। पुलवामा में ये प्रूफ मांगते हैं, ये प्रूफ मांग करके सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों का। राहुल गांधी प्रूफ मांग रहे हैं,
राम सागर जी राजेश जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से जुड़े हैं। राजेश जी। राम सागर जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि पुलवामा हुआ आपको पता नहीं चला, सुकमा में सेना के जवानों की हत्या हो गई आपको पता नहीं चला। राजेश जी मेरा एक सवाल है, ठीक है, ये खुफिया तंत्र की नाकामी है, आप मान लीजिए इसको, ठीक है। राजेश जी राम सागर जी राजेश जी, आप मेरा एक सवाल, राजेश जी से मेरा एक सवाल है। राजेश जी मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है, ठीक, अगर इसको मान भी लिया जाए कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है, फिर भी ये बात तो सच है नहीं कि यहाँ पर जो आपकी पार्टी है, बिहार में जो आपकी पार्टी है या माले है, वो जिस तरीके से इस तरीके की शक्तियों को संरक्षण देते हैं, इस तरीके की ताकतों को पीछे से सहयोग देते हैं और इनका मनोबल बढ़ाते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर वो फल फूल रहे हैं। बोल रहे हैं कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी आतंकवादी को मदद नहीं कर सकता। आप किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप डॉक्टर राम सागर जी लगा रहे हैं। राम सागर जी का बयान था आपके नेता का कि जब आतंकवादी मरते हैं तो उनके आंख से आंसू निकलते हैं। ये हम नहीं कर रहे, भाजपा नहीं कर रही है, ये आपके नेता कुर्सी से बोले थे कि जब मैं उनको सुनाया तो उनके आंखों से आंसू निकल गए। आतंकवादी इन्होंने इनका खुफिया तंत्र क्यों फेल है? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हैदराबाद की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री हैदराबाद में जाके 5 दिन चुनाव के समय में रहे थे, क्या किए थे? जिस उवैसी की बात करते हैं, उवैसी तो इनके ही सहयोगी हैं, एक ही सिक्के के दो पर दोनों गुमराह करते भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आतंकवाद नोटबंदी के बाद आतंकवाद भारत में नहीं रहेगा, तो अब आतंकवाद कहां से आया? हाफिज सईद से और मेनन से यह व्यक्ति मिलता है, भारत सरकार को पता कैसे नहीं चलता है? अगर नहीं चलता है तो अमित शाह को गृह मंत्रालय पीछे जाते हैं ना, तभी ऐसा निकलता गृह मंत्री भारत मिल गया है, ऐसा बिना काम के प्रधानमंत्री भारत को मिल गया है जिसको सिर्फ ताली और थाली बजाने में मजा आता है, लेकिन देश के सुरक्षा के बिना काम का, क्योंकि जब हम गरीबों के लिए काम करेंगे, जब हम मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करेंगे, जब हम ये मेमन से मिल रहा था, ये हाफिज सईद से मिला था, तो इनका खुफिया तंत्र कहाँ था? ये तब वो पता रहता है, तभी फिर उस पर रोका जाता है ना, उस आतंकवाद की घटना को घट जाती है, तब ये हाथ दुआ करते हैं। आज भी भारत के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि पुलवामा विस्फोट में गाड़ी किसकी थी, उसमें ड्राइवर कौन था? ये नहीं क्योंकि ये साबित करता है, इनको वोट चाहिए, अधिकार उसका बनता है, तब इस तरह की बातें होगी। ठीक है, मेरा दोनों मेहमानों से मेरा एक सवाल है, राम सागर जी, सबसे पहले आपसे। राजेश जी मेरा चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, जो भी है, उनका राम सागर जी मेरा एक सवाल राजेश जी आपसे है कि जिस तरीके से ये जांच चल रही है, आगे विस्फोट हो रहा है, खुफिया तंत्र की नाकामी है, मैं आपकी इस बात को यदि मान भी लूँ तो जितने भी विस्फोट हुए हैं, चाहे वो सिवान का विस्फोट हो, चाहे वो बांका का हो, चाहे अररिया का हो, चाहे ये दरभंगा का हो, सारे लोग इसमें वो हैं जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक वोट बैंक की राजनीति भी है जिसको कांग्रेस, आरजेडी या जो ओवैसी हैं जैसे लोग जो है इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और माले को भी ये लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये इनकी चूंकि राजनीतिक वोट बैंक है, ठीक है, आप माले को आप जोड़िए, पार्टी के राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पंडित
मेरे सवाल का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन प्रोग्राम को राजेश जी और राम सागर जी रोकना चाहूंगा आप दोनों को। प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो चला है। प्रोग्राम को खत्म होने का हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राम सागर जी और राजेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोनों मेहमानों से जो सवाल पूछा था उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आगे जब मिलेंगे, क्योंकि ये चर्चा आगे भी यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ है बिहार में आतंक का, उसके स्लीपर सेल का अभी पूरी तरीके से पता नहीं चला है। एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि इसके तार पाकिस्तान से तो जुड़े ही हैं क्या, इसके तार बांग्लादेश और उन प्रदेशों से भी जुड़े हैं जहां पर खासतौर पर नेपाल से भी इसकी जांच हो रही है। आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यह मामला अभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।